Hello students, so today we are going to discuss FT11. So directly this from my topic 17th question is of Zener diode. So here in this diagram, uh, Zener diode is of voltage 9 volt. Okay, so this type of diagram is given, and here there is a Zener diode which is of Zener diode voltage is 9 volt. We have done this type of question of even JE examination at our both centers. So we know that this load, this voltage and this voltage will be same. ओके बट वो पूछा नहीं गया है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि सीरीज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट ये रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है ना. सो हियर देयर विल बी द आई जेड करंट, दिस विल बी आई. सो हियर द इनपुट वोल्टेज इज 12 volt and the power of this maximum power is 0.27 watt and this load resistance is 450 ohm. ओके सो ये दिया गया है. तो सबसे पहले तो जेनर डायोड 9 वोल्ट का है, तो उसके अक्रॉस जो करंट होगा आई जेड, आपको पावर भी दिया हुआ है ना, तो पावर अपॉन पावर ऑफ जेनर डायोड अपॉन वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड कितना है. सो पावर आपको 0.27 वॉट दिया हुआ है एंड जेनर डायोड 9 वोल्ट का है. सो आपके पास जो आई जेड आ रहा है वो 0.03 एम्पियर आ रहा है, ठीक है. अब आई एल, ये आई एल बोला हुआ है डायग्राम में, तो वहां का जो वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये हमको पता है, मैंने ये क्लास में दोनों क्लास में क्वेश्चंस कराया था स्टूडेंट्स कि जेनर डायोड के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो जेनर वोल्टेज ही होता है, ठीक है ना. ये चीज याद रखना, अगर इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट का है तो जेनर डायोड अगर आप 9 वोल्ट का लगा रहे हो तो जेनर डायोड तभी एक्टिवेट होगा जब 9 वोल्ट से ज्यादा आपका इनपुट वोल्टेज दिया गया होगा. अगर इनपुट वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट का है और जेनर डायोड आप 9 वोल्ट का लगा देते हो तो ये डायोड एक्टिवेट ही नहीं होगा, ठीक है. सो ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये डायोड एक्टिवेटेड है बिकॉज इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 9 वोल्ट, और जेनर डायोड के पैरेलल में जो भी चीज लगाते हैं वो वही वोल्टेज का लगाते हैं. तो यहाँ पे जो लोड वोल्टेज है वो भी आपका कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट का हो जाएगा. तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ का वोल्टेज पता चल गया है तो वहां का आई एल भी पता चल जाएगा. तो आई एल इज ऑल्सो आपको यहाँ पे 9 वोल्ट अपॉन आर एल कितना दिया है आपको 450, ठीक है ना. तो 9 वोल्ट अपॉन 450 विच इज 0.02 एम्पियर, ठीक है. सो यहाँ का ये जो करंट होगा आई, वो इन दोनों करंट का एडिशन होगा बाय किरचॉफ लॉ. सो दोनों का करंट का एडिशन कितना होगा 0.03 प्लस 0.02, तो यहाँ से 0.05 एम्पियर आ जाएगा. और उसके बाद आपको ये रेजिस्टेंस पूछा हुआ है. सो दिस रेजिस्टेंस, आपको करंट भी पता है और इनपुट वोल्टेज कितना दिया है, इनपुट वोल्टेज 12 है. तो ये हमने ये क्लास में देखा था कि अगर ये इनपुट वोल्टेज 12 है और ये 9 है तो 12 माइनस 9 इज योर नेट वोल्टेज. सो 12 माइनस 9 अपॉन जो आपका करंट है वो कितना है 0.05, तो ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा विच इज 60 ओम्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना. Then 18th one, a waveform are shown when the applied to the following circuit will produce the following output of a waveform. आइडियल डायोड कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है. आइडियल डायोड मतलब नॉर्मली आपको पता है कि एक वायर की तरह जो एक्ट करता है. तो यहाँ पे जो इनपुट दिया गया है डायोड में, ये इनपुट आपको ऐसा दिया गया है, ठीक है. दिस इज 5 वोल्ट एंड दिस इज -5 वोल्ट एंड 0, ठीक है. अब देखो, डायोड कंडक्ट कब करेगा ये हमको देखना है. क्वेश्चन में पूछा हुआ है द वेवफॉर्म शोन व्हेन द अप्लाइड टू द फॉलोइंग सर्किट विल प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट वेवफॉर्म. और आउटपुट वेवफॉर्म क्या आएगा, मतलब यहाँ वाला वे, मतलब ये आपको डायग्राम ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे रिवर्स बायस में मतलब डायोड ऐसा लगाया हुआ है. रिवर्स तो बैटरी तो है नहीं यहाँ पे, और इसके अक्रॉस आउटपुट बोला हुआ है, ठीक है ना. यहाँ पे आर दिया हुआ है और ये दोनों आर सेम है, R1 R2 दोनों सेम है, ठीक है ना. ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि R1 इज इक्वल टू R2. ये VO पूछा हुआ है, यहाँ पे कितना है, ठीक है. सो देखो, ये पहले तो फॉरवर्ड यहाँ पे तो डायोड कंडक्ट करेगा ही नहीं इस वेव फॉर्म में. अब यहाँ पे डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है ना, नेगेटिव में, बिकॉज ये आपका
पी एन डायोड इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लियर, ये आपको ऐसा पता होता है, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, ठीक है। तो ये आपका एन और ये पी ऐसा दिया हुआ है, तो इसी में कंडक्ट करेगा ये। अब यहाँ कंडक्ट करेगा तो -5 वोल्ट आएगा। ओके, अब आपका ऑप्शन या तो सेकंड या तो फोर्थ में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे 5 वोल्ट जो होगा, दो यहाँ पे भी 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, और दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया हुआ है, ध्यान रखना। तो इक्वल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 2.5 का ड्रॉप होगा और यहाँ पे 2.5 का ड्रॉप होगा, मतलब दैट मीन्स -2.5 -2.5। तो आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन होगा। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता तो फिर आपका आंसर सेकंड ऑप्शन होता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है। वापस से 19th, a gas filled in a vessel of a volume 10 raised to 3 at pressure P 10 kilopascal, and if it is connected to the evacuated container of a volume 5 meter cube, then the change in the pressure will be। तो ठीक है, ये तो सिंपल सा ही बात किया है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर दिया गया है, सीधा उसको इवैक्यूएट कर दिया गया एक दूसरे कंटेनर के अंदर। सो पीवी इज नॉर्मली कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पीवी इज आल्सो कांस्टेंट। ये तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर आपको पता करना है, और ये 15 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर P2 आ जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे चेंज इन प्रेशर पूछा गया है, कितना चेंज इन प्रेशर है, ये आंसर 100/15 आएगा। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, 100/15 माइनस, सॉरी ये तो कम हो गया ना प्रेशर, सो 10 माइनस 100/15, ये आपका चेंज इन प्रेशर आया, विच इज 10/3 किलो पास्कल। देन क्वेश्चन नंबर 20, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। ये हमने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन काफी किए हुए हैं। सो ये हमको पता है, व्हेन वी सप्लाई हीट एट द कांस्टेंट रेट, ठीक है ना। सो हीट इज कांस्टेंट रेट से सप्लाई करते हैं, तो ये आपको पता है Q इज प्रोपोर्शनल टू T। सो Q, तो रेट कांस्टेंट Q इज इक्वल टू RT हो जाता है, ठीक है। एंड Q इज ऑल्सो इक्वल टू MS डेल्टा T, ठीक है। तो ये जो हम लोग देखते हैं R डेल्टा ऑफ टाइम इज इक्वल टू MS डेल्टा T ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर वर्सेस टाइम दिया है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपका, R अपॉन MS हो जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा वो स्पेसिफिक हीट के का इनवर्स होगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा हुआ है, स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा, तो C की सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज C का स्लोप सबसे कम है, इसका स्लोप सबसे कम है, तो स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ओके, तो 21st क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 0.02 साइन ऑफ 8 पाई t माइनस x/20, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा बोला है कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम। सो रेयर मीडियम रिफ्लेक्ट करता है तो फेस चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगी, ठीक है। डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, ये हमने ऐसी वाली थियरी में पढ़ा है ऑलरेडी, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि अगर ये वेव ऐसे जाता है और फिर वापस फेस चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब अगर ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो रिफ्लेक्शन में जो होगा आपका, ये एक तो सबसे पहले यहाँ पे साइन 8 पाई टी प्लस x/20 हो जाएगा, और ऐसा बोला है कि इसमें आपका 75% ऑफ एम्पलीट्यूड ही है। तो 75% इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी अगर आप 75% वैल्यू निकालोगे तो 0.015 आ रही है वैल्यू, बस। तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। 22nd, पहले भी मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको, साउंड वेव इसमें बीट का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी देके रखी है, एम्पलीट्यूड भी देके रखा हुआ है आपको। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी वो f1 माइनस f2 होगी, एक हो जाएगी, मतलब इसमें ओमेगा 1 आपका दिया हुआ है 400
ओमेगा 2 आपका दिया हुआ है 404, तो यहाँ से 2 पाई f1 और यहाँ से 2 पाई f2, इस तरीके से आप निकाल सकते हो आंसर। सो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी इससे अगर आप वर्कआउट यानी 400 पाई टी दिया हुआ है, ठीक है ना, ओमेगा दिस इज 400 पाई, सॉरी, हाँ। सो इससे आपकी f1 f2 की जो भी वैल्यू डिफरेंस आएगा वो 4 आ जाएगा। तो दिस 4 इज द बीट फ्रीक्वेंसी, 4 नहीं, सॉरी, 2 आएगा ना, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, बिकॉज f1 आपका यहाँ पे हो जाएगा 200 और f2 यहाँ पे हो जाएगा 202, तो जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट किसका होगा, 2 का होगा। अब इसमें आपको इसके साथ और क्या पूछा गया है, 2 बीट्स वाले तो 2 ऑप्शन है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी पूछा हुआ है, तो एम्पलीट्यूड दे के रखा हुआ है वेव के, एक का एम्पलीट्यूड 4 है, एक का एम्पलीट्यूड 3 है। सो आपको आई मैक्स और आई मिनिमम की फॉर्मूला पता होती है, आई मैक्स बाय आई मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर, बराबर ना। और ये क्या होता है, सॉरी, मतलब ऐसा लिख देता हूँ, इजी रहेगा आपको, A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square, because intensity is proportional to amplitude square, तो 4 plus 3 upon 4 minus 3 the whole square, तो आपका ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा 49/1 हो रहा है ये। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा इसमें। देन 23rd क्वेश्चन, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है आपको इस तरीके से, जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 0.01 है, मैक्सिमम जो एनर्जी पोटेंशियल मतलब एनर्जी जो मैक्सिमम दी है दैट इज 0.04, और मैक्सिमम का जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है वो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 20 mm दे के रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो यही जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वही हाफ के ए स्क्वायर होगा, बिकॉज इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेशन में हमेशा जीरो होती है, बट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कुछ हो भी सकती है, जैसे हमने ये एक एग्जांपल क्लास में किया हुआ है, अगर कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हैंग्ड है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा, तो उसके पास इनिशियल मोमेंट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी होगी, ठीक है। सो ऐसे केस में एक्सट्रीम पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस मिनिमम पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डेल्टा यू विच इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। सो ये अगर आप चेक करते हो तो ये आपका कितना दिया है, दिस इज 0.03, बिकॉज ये डिफरेंस जो एनर्जी का है दैट इज 0.03, हाफ आपका जो के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है 0.2, कितना दिया, 20 mm दिया हुआ है ना, हाँ, तो 0 मीटर में कितना होगा, 0 to the होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके आपको के की वैल्यू मिल जाएगी 150 न्यूटन पर मीटर। ओके, देन 24th क्वेश्चन, 2 raindrops each reach the earth with a different terminal velocity having the ratio 9/4, सो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दो डिफरेंट ड्रॉप की 9/4 है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी रेन ड्रॉप अगर नीचे आ रहा होता है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला है 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी रो एस माइनस रो एल। सो एक ये ड्रॉप है, ये दूसरा ड्रॉप है, दोनों नीचे आ रहे हैं, तो इन दोनों में दूसरे सारे फैक्टर्स तो सेम ही रहेंगे, रेडियस ही अलग रहेगा, ठीक है। सो आपको इसका रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ चेक करें तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, सो दिस इज r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर में कर दूं, ठीक है। सो r2 बाय ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, r1 बाय r2 आपका, तो रेडियस का ये आ गया। अब हमको पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, सो v1 बाय v2 कितना हो जाएगा, आपको वॉल्यूम पता है, ठीक है ना, ये वॉल्यूम का v है, ध्यान रखना, ये वॉल्यूम का, ये वेलोसिटी का v है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1 बाय r2 द होल क्यूब, से इसका 27 होगा, इसका 8 होगा, तो आंसर आपका 4th ऑप्शन आ जाएगा। देन 25th क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन अ सॉलिड स्फीयर रिस्क, अब जैसे ये है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसमें से सॉलिड स्फीयर रिंग या कोई भी रोलिंग बॉडी नीचे रोल होके आ रही है, ठीक है ना। सो कौन नीचे पहले पहुंचेगा,
विच बॉडी विल रीच फर्स्ट, ठीक है, जिसका टाइम कम होगा वो नीचे पहुंचेगा। टाइम की फॉर्मूला क्या होती है, 1/sin थीटा अंडर रूट ऑफ 2h/g इंटू ब्रैकेट 1+k² बाय r²। सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ k²बाय r²। तो जिसकी k²बाय r² की वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले नीचे पहुंचेगा, ठीक है ना। कि रिंग की k²बाय r² कितनी होती है, रिंग की 1 होती है, ध्यान रखना, रिंग की 1 होती है k²बाय r²। अच्छा सॉरी, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना वो टाइम ज्यादा लेगा, तो जिसकी वैल्यू कम होगी ना वो जल्दी पहुंचेगा बिकॉज वो टाइम कम लेगा। हाँ, सो रिंग की 1 होती है, शेल की भी 1 होगी, डिस्क की हाफ होगी, ठीक है ना। स्फीयर की कितनी होती है, k²बाय r², 2/5 होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपका शेल, सॉरी शेल इज दैट होलोस्फीयर, होलोस्फीयर की आपकी 2/3 होती है, होलोस्फीयर दैट इज शेल। ये होलोस्फीयर हो गया, शेल मतलब होलो स्फीयर, इसकी 2/3 होती है। तो इस पे से आप चेक कर लोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट स्फीयर विल रीच बिकॉज उसकी वैल्यू सबसे कम है, ठीक है ना। 2/5 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो जितना कम टाइम होगा उतना जल्दी वो नीचे पहुंचेगा। Now next is 27th question. The bullet of mass m moving vertically upward instantly with the velocity of u hit the hanging block of mass m and get embedded in it as shown in the figure. The height to which the block rises. So ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये हैंग्ड है, यहाँ पे से एक बुलेट आया है, उसका मास m है और वो u वेलोसिटी से आया है, ठीक है ना। सो इनिशियली होगा क्या, जैसे इनिशियल मोमेंटम mu, ब्लॉक का तो मोमेंटम है ही नहीं, फाइनल मोमेंटम ये दोनों मर्ज हो गए और वेलोसिटी कुछ v हो गई होगी, ठीक है ना। सो दोनों दोनों का मास ऑलरेडी सेम है, सो दिस mu इज इक्वल टू 2m इंटू वी। सो v कैन बी रिटन एज, आपका ये m और m कट हो गया, u/2। अब इसके पास जब ये इसके अंदर चला गया, एम्बेडेड हो गया इसके अंदर, तो अब ये टोटल 2m मास हो गए हैं मिलके, ये भी m है ये भी m है, और इनकी जो वेलोसिटी है दैट इज u/2 मिलके। तो अब ये कितने हाइट तक जाएगा, तो हाइट इज v²/2g, ये आपको फॉर्मूला पता है, तो दैट इज u/2 द होल स्क्वायर बाय 2 इंटू जी। तो ये आपका आंसर u²/8g आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन 28th आपको डायग्राम दिया गया है फोर्स वर्सेस पोजीशन का, ये आपको इस टाइप का डायग्राम देके रखा है। आपको ये पता है ये डायग्राम में F इज इक्वल टू -kx वाला जो फंडा होता है, ठीक है ना। सो F और x लीनियर है, तो आपका u और x कैसा होगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें u और x पैराबोलिक है, ठीक है ना। बिकॉज ये आपको पता है F इज इक्वल टू -kx या x के, क्योंकि यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि F x के प्रपोर्शन में है, और F इज इक्वल टू माइनस du/dx होगा, तो du इज इक्वल टू -f/dx होगा। तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड, तो इसके इंटीग्रेशन में x² आ जाएगा, x² आ जाएगा तो पैराबोलिक होना चाहिए, तो एक ही फोर्थ ऑप्शन ही पैराबोलिक है, ठीक है। देन 29th, f is equal to a upon x e raised to minus bt। ओके, आपको डायमेंशन ऑफ a अपॉन b निकालना है, क्या है, क्लियर। सो a where x is a distance, t is a time, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। सो a अपॉन b क्या हो जाएगा, a का यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, ई रेस टू पावर है, ई तो एक्सपोनेंट है, तो उसका तो b तो आपको पता है 1/t होने वाला है, ठीक है ना। सो जो b की वैल्यू वो तो डायरेक्टली पता चल जाएगी, बिकॉज ये टाइम है तो b क्या होना चाहिए, 1/t होना चाहिए, तो b की वैल्यू तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका फोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, तो फोर्स का mlt क्या हो जाएगा आपका, वो लिख देना है। सो दैट विल बी a अपॉन b, अगर आप करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा m1l1t-2, और ये l हो जाएगा यहाँ पे, और ये t⁻⁻1 इसका आ जाएगा आपका आंसर।
ठीक है, तो क्या आंसर है चेक कर लो इसका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा M1L2T-1। ठीक है ना, M1 यही होगा ना, क्योंकि ये L2 हो जाएगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा M1L2, और ये -1 ऊपर -2 + 1 तो -1। ये ऑप्शन चेक करो किस में है, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, देन सॉरी 30th क्वेश्चन। आपको ग्राफ दिया है, Vx ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है आपको एट x = 3। सो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है आपको, ध्यान देना, दिस इज अ Vx ग्राफ, डेटा सारे दिए हुए हैं ग्राफ के अंदर, वैल्यूज प्रॉपरली। ठीक है ना, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी 1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग 5 है। ठीक है, ऐसा डेटा दिया हुआ है। सो व्हाट इज द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट x = 3। मतलब यहाँ कहीं निकालना है, मतलब ये कहीं 3 है तो एक्सेलरेशन निकालना है 3 पे कितना है। 3 पे आपको यहाँ 2 वेलोसिटी तो देके ही रखी है, तो आपको ये दिख रहा है कि इस जगह पे एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ स्ट्रेट, वीएक्स ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन है, ए और वी का रिलेशन होता है A = V dV/dx, ये हमको पता ही है। ठीक है, सो आपको ए निकालना है ना, सो इतने में dV/dx निकाल लो। ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा इतने का, अगर आप ग्राफ से चेक करोगे ना तो इसका स्लोप -1 आएगा, देख लो। ठीक है ना, इसका स्लोप -1 आएगा, बिकॉज ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा -1। आपको स्लोप निकालना है तो आएगा दिस लेंथ, दिस मच ऑफ लेंथ अपॉन दिस मच ऑफ लेंथ। ठीक है, सो आप दिस अपॉन दिस लेंथ से स्लोप निकाल दोगे, विच इज -1। v आपको एट 3 पोजीशन, v आपको 2 दे के रखा है, तो ये आपको 2 दे के रखा है, स्लोप -1 है, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा -2। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड तो +2 हो जाएगा। 31st आपको 80 ग्राफ देके रखा है 31st में, which is normally straight line and then like this। ओके, सो 80 ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, उस पे से VT ग्राफ पूछा हुआ है आपको। तो अगर 80 ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो A इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर, सो V इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर होगा, तो पैराबोलिक होगा। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो पैराबोलिक होगा। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा लीनियरली, तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा ये। 36th में सीधा नैंड गेट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है नैंड गेट। 37th में आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है द लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑन हीटिंग इंक्रीजेस बाय 3%, द एरिया ऑफ द बेस विल इंक्रीज। सो लेंथ जो है वो 3% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, सो आपको ये पता है कि एरिया क्या हो जाएगा। सो जो एरिया होता है नॉर्मली, एरिया को हम लोग ये एरर में पढ़ते हैं, ए इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर में देखेंगे, तो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाय एल। ओके, सो अगर ये लेंथ 3% हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 6% हो जाएगा, तो आंसर 6% आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। 38th क्वेश्चन, the black body has a wavelength given corresponding to the maximum radiant temperature 2000 Kelvin, corresponding wavelength, तो ये हमको पता है this Wien displacement law that lambda mt is constant, so lambda 1 t1 equal to lambda 2 t2, ये कर दोगे आप तो उससे आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू पुट कर दो। जब लेमड़ा एम है करस्पॉन्ड 200 डिग्री है और रेशियो आपको निकालना है ना, सो एक फर्स्ट टाइम पे 2000 सॉरी केल्विन है और दूसरे में 3000 केल्विन है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड के रिस्पेक्ट में, ये किस में निकालना है, करस्पॉन्डिंग टू विल बी ना। सो ये पूछा है आपको लेमड़ा 2 बाय लेमड़ा 1 पूछा है, सो 2000 बाय 3000, सो ये आंसर 2/3 आएगा बराबर। देन 39th भी यही देख लेते हैं।
The wire increases by 10 raised to minus 3 of its length when stress 10 raised to 8 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड, यंग मॉडुलस इज। सो आपको यहाँ तो सिंपली है, स्ट्रेस भी दिया हुआ है, स्ट्रेन भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 10 रेस टू 8 और स्ट्रेन दिया हुआ है 10 रेस टू माइनस 3, ठीक है। बस तो ये आंसर आ जाएगा 10 रेस टू 11 आंसर आ जाएगा इसका। 48th क्वेश्चन, हाइट एट विच द बॉडी बिकम 1/9 द वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। हाइट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होती है, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर द होल स्क्वायर। सो 1/9 है, मतलब जी अपॉन 9 है। सो ये आपका कौन सा हाइट आएगा वो कैलकुलेट करना है। हाइट की फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली। सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एच इक्वल टू 2r आ जाएगा। 41st, a uniform ring of radius r, रिंग का रेडियस है 0.5 मीटर एंड मास है 100 kg, rotating about its diameter, the angular velocity of 20 radian per second, the kinetic energy is, so we know the formula for the kinetic energy which is half I omega square, ठीक है। सो बाकी आपको ये दिया ही हुआ है, हाफ आई डायमीटर है तो क्या हो जाएगा, रिंग है ना तो एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। डायमीटर के अक्रॉस रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2, ये ओमेगा स्क्वायर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 250 जूल। फोर्टी सेकेंड, a string break if the tension exceed 10 newton, so maximum tension of the string is 10 newton. A stone of mass 250 gram tied at the string of length 10 cm rotated in the horizontal circle, the maximum angular velocity is, ये horizontal circular motion का इक्वेशन है, ये m है, so t can be written as m r omega square, ओके। तो बस वैल्यू देके रखी है, सारी वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा मैक्सिमम आपके पास आ जाएगा 20 सॉल्व करने से। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। 43rd, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, 5 रोटेशन हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू इन द 5 रोटेशन इज 5 mm, तो आपको पिच पता है, 5 रोटेशन है ना, तो आपका 5 mm है यहाँ पे, लीनियर डिस्टेंस इज 5 mm और 5 रोटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 रोटेशन हो रहा है पिच में, तो यहाँ पे आपका पिच ये कितना आ जाएगा, आपका 1 mm हो जाएगा पिच आपका, ठीक है ना। पिच कितना हो जाएगा 1 mm, 5 रोटेशन में 5, तो पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल ड्यू टू द 1 रोटेशन। तो आपका पिच पता जाएगा जब भी आप एक उसको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को घुमाते हो, तो एक जब रोटेशन करता है तो कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 5 mm लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 रोटेशन पे, तो एक रोटेशन पे कितना ट्रेवल करेगा 1 mm, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना दिया है, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है, सॉरी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन होता है। कितना डिवीजन दिया है यहाँ पे, 100 डिवीजन दिया हुआ है, सो 1 mm अपॉन 100 हो गया ये। सो ये आपका लीस्ट काउंट हो गया, सो लीस्ट काउंट आपका आ जाएगा 0.01 mm विच इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर इज योर आंसर। 44th क्वेश्चन में डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैसा हो जाएगा, नेट पुल फोर्स 6 - 3 अपॉन एक्सेलरेट टोटल मास इज 3, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 1 kg ब्लॉक, मतलब इन दोनों के बीच का रिएक्शन फोर्स पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको दिया है 6 न्यूटन, यहाँ पे आपको दिया है 3 न्यूटन, यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन यही पूछा गया है, ये एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, तो आप इसकी एफबीडी बना दो, मान लो यहाँ पे 6 लगा दो,
ये n इधर लगेगा, ये एक्सेलरेशन यहाँ लगेगा, तो 6 माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। 6 माइनस एन, ये मास कितना है 2 kg है, तो 2a इज 1, सो n आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, देन 45th आपको ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन दिया है। मैंने आपको फंडा सिखाया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज कभी भी निकालना है प्रोजेक्टाइल का, तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो, तो y 0 पुट कर दो तो आपका ये रेंज आ जाएगा x²/9। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक x कट हो जाएगा, x इक्वल टू 27। सो दिस इज योर रेंज। ओके।